नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और इसी तैयारी के क्रम में प्रैक्टिस सेट के रूप में उपलब्ध हिंदी साहित्य की इस महत्वपूर्ण पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज ये हमारा तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। आज की कक्षा का शीर्षक रहेगा काव्यशास्त्र, जिसके अंतर्गत पाश्चात्य और भारतीय दोनों काव्यशास्त्र के मिले जुले प्रश्न हम कर रहे हैं। और इसके माध्यम से जो आपकी पुरानी सभी परीक्षाएं हैं, शिक्षक भर्तियां, टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी, मतलब जितने भी भारतवर्ष के राज्यों की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पुराने पेपर के चैप्टर वाइज ये प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा पहला और इस पुस्तक और काव्यशास्त्र का 51वां प्रश्न हम देख रहे हैं। इससे ही आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे। किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती भी माना है? भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। हम सभी जानते हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। विशिष्ट पद रचना ही रीति है। वामन क्या कहते हैं कि विशिष्ट पद रचना ही रीति है। वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, फिर कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको पढ़ाने के उसमें मैं वो बताना भूल जाती हूँ। इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला। तो अभी आरपीएससी के पेपर नज़दीक हैं और विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम जितना ज़्यादा हो सके इस पुस्तक को आप पेपर तक करवा दो। तो ये काव्यशास्त्र वाला, भाषा विज्ञान वाला पार्ट तो हम इस चैनल पे कर रहे हैं, लेकिन इसी चैनल का जो दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, वहाँ पर मैंने इस पुस्तक को प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि इसका एक स्पेशल वीडियो मैंने बना दिया था। तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका आकार काफ़ी बड़ा है, 13,000 प्रश्न है। अब 13,000 प्रश्नों को हम एक चैनल पे नहीं कर सकते, इसीलिए उस चैनल पर आपकी अन्य जो पढ़ाई की किताबें चल रही हैं, बुक्स वाला चैनल है, वो मिल ही जाएगा। लेकिन इसका भी हिंदी साहित्य के इतिहास वाला जो भाग है उस पर मैंने करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप उस चैनल पर भी चेक कर लें। यानी आप जल्दी इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो दोनों चैनल को मिलाकर आप पढ़ें। इस पे काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और व्याकरण पढ़ लेंगे, और उस पे हम साहित्य के इतिहास का रिवीजन कर लेंगे, यानी कम समय में ज़्यादा तैयारी। बस यही आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं। काव्य में देखिए, इसका साइज काफ़ी बड़ा है, इसलिए बहुत ज़्यादा हिलता डुलता है वीडियो, क्योंकि बार बार मुझे ये सेट करनी पड़ती है। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा क्या है? राजशेखर का ग्रंथ है। कल भी ये प्रश्न पूछा गया था। काव्य मीमांसा राजशेखर का ग्रंथ है। अन्य रचनाएं कर्पूर मंजरी और विद्यशाल भंजिका। इनकी कर्पूर मंजरी राजशेखर की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 52 रीति संप्रदाय के आचार्य हैं, सभी जानते हैं। काव्यालंकार सूत्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये सब रिपीट हो रहा है। वामन किसकी बात करेगा? वामन सूत्रों की बात करते हैं, तो काव्यालंकार सूत्र। और मम्मट 11वीं शती के आचार्य हैं, और मम्मट की रचना ये रट लीजिएगा, काव्य प्रकाश। अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती, और लोल्लट ने, देखिए ये सब मैं करवा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। रसगंगाधर के रचयिता कौन है? तो रसगंगाधर पंडित जगन्नाथ की संस्कृत साहित्य पर प्रौढ़ कृति है। समय 7वीं शती का प्रथम चरण है। रसगंगाधर की टीका नागेश भट्ट ने लिखी थी। और अप्पय दीक्षित के अलंकार ग्रंथ चित्र मीमांसा की खंडात्मक आलोचना चित्र मीमांसा खंडन नाम से पंडित जगन्नाथ ने लिखी है। तो रसगंगाधर और चित्र मीमांसा खंडन ये पंडित जगन्नाथ ने लिखी है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। अभिनव गुप्त ने किस रस सूत्र की व्याख्याकार हैं? तो इनका है अभिव्यक्तिवाद। अभि से अभिये। और दर्शन कौन सा है? शैव दर्शन। ठीक है, ये सब मैं आपको डिटेल में फर्स्ट कक्षा में करवा चुकी हूँ, इसकी जो फर्स्ट क्लास थी। आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की जो वीडियोज़ हैं। निम्न विकल्पों में से संगत विकल्प कौन सा है? प्लेटो का विरेचन? नहीं, विरेचन सिद्धांत प्लेटो का नहीं है। कार्ल मार्क्स का सहजानुभूति, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, ये सही है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, ये हीगेल का यथार्थवाद, ये गलत है। अब देख लेते हैं
क्रॉचे का अभिव्यंजनावाद है न्यू एसेस ऑन एस्थेटिक, इनकी रचना है। प्लेटो का कौन सा है? प्रत्यय सिद्धांत। गणतंत्र, लॉज, इयोन। हीगेल का है, ये कह रहे हैं यथार्थवाद नहीं, इनका है द्वंदात्मक पद्धति। प्रपंच शास्त्र। कार्ल मार्क्स का क्या है? सहजानुभूति तो है नहीं, कार्ल मार्क्स का तो मार्क्सवादी है। दास कैपिटल इनकी पुस्तक है। अलंकारवादी आचार्य कौन नहीं है? कुवलयानंद अलंकारवादी आचार्य नहीं है। कुवलयानंद योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत हैं। काव्यालंकार भामह की रचना है। दंडी की काव्यादर्शय और जयदेव का चंद्रोलोक नामक ग्रंथ है। तो कुवलयानंद अलंकारवादी नहीं है। ये कौन है? वैज्ञानिक अनुसंधानवादी है। अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? दंडी, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, भामह, दंडी, जयदेव, ये सब अलंकारवादी हैं। अलंकारवादियों के देख लीजिए, भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्पय दीक्षित। कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक थे। वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है। मम्मट का काव्य प्रकाश है और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है। और विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को मान्यता दी। धर्म कथा, पुरावृत्त तथा पुराकथा के लिए प्रसिद्ध आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मिथक। क्या होता है? मिथक क्या होते हैं? धर्म कथा, पुरावृत्त और पुराकथा। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता। मिथक एक तरीके से लोकोक्ति वाली जो होती है ना, लोकोक्ति वैसा होता है। किसी चीज़ को लेके मिथक होती है कि ये काम ऐसे हुआ होगा, उससे संबंधित कोई छोटी सी घटना या कोई कहानी सी बना ली जाती है कि ये ऐसे हुआ होगा। मान्यता जो होती है ना, हमारी जो पौराणिक मान्यता है, उन्हें भी मिथक कहते हैं, माइथोलॉजी। ठीक है। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? किसके द्वारा? बिंब के द्वारा। ये आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का जो पेपर हुआ था, उसमें से ये आपके दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं। ऊपर वाले प्रश्न DSSB के थे। यहाँ पर लिखा हुआ ही है, आप देख सकते हैं। तो विचार साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि बिंब के द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। एक काव्यांदोलन के रूप में बिंबवाद के प्रवर्तन का श्रेय अंग्रेजी कवि TE ह्यूम को है। आचार्य शुक्ल FS फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक मानते हैं। तो कुल मिला के इसका सही उत्तर बिंब है कि आप मानसिक क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? बिंब के द्वारा। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? जीन मोरे। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विद्वान थे जीन मोरे। तो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थी ध्यान दें, ये सभी प्रश्न आपके यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की 2021 वाले पेपर से लिए हुए हैं। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा जीन मोरे ने की। प्रतीक जीन मोरे ना सन 1886 में कवि जीन मोरे ने फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित कराया, जिसमें उसने यह कहा कि प्रतीकवादी ही एक ऐसा शब्द है जो कला में सृजनात्मक प्रवृत्ति को भली भांति व्यक्त करता है। लॉन्जाइन्स ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो सही उत्तर है ऑन द सबलाइम। ऑन द सबलाइम। लॉन्जाइन्स ने काव्य को श्रेष्ठ बताने वाले तत्वों पर विचार करते हुए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे उदात्त को काव्य का श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ पेरी इप्सुस है। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? वेनेदितो क्रोचे। वेनेदितो क्रोचे ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। प्रमुख ग्रंथ हैं एस्थेटिक, न्यू एसेज, एस्थेटिक आदि। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। ये आत्मवादी भी माने जाते हैं। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं। इन्होंने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल माना है।
कला और सहाज्य अनुभूति को अभिन्न किसने माना है? वेनेदिते क्रोचे ने। आपको शायद थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। तो और भी सही नहीं दिख रहा। एक्चुअली किताब चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा है और मोटाई में भी बहुत ज़्यादा है, और एक छोटे से फ़ोन में इसको सेट करना भी एक चैलेंजिंग काम बन गया है मेरे लिए। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विशुद्ध सौंदर्यवादी। वामन कैसे हैं? सौंदर्यवादी। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं शती का उत्तरार्ध माना है। वामन ने काव्यालंकार सूत्र, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। भरतमुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का क्या अर्थ है? निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो भट्ट लोल्लट ने। भट्ट लोल्लट का कल आपको ट्रिक सहित याद, लोल्लट का नाम आते क्या है? उत्पत्ति हुई है लाल की, नंदलाल की। कल ट्रिक बता दी, दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, कल वाला आप देख लीजिएगा। आचार्य लोल्लट को प्रथम व्याख्याता माना जाता है। अब ये सब नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, ये कल के मैं आपको करवा चुकी हूँ, बार बार एक ही चीज़ के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब देख रहे हैं 66 नंबर वाला प्रश्न देख लेते हैं। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के पेपर में है, तो फर्स्ट ग्रेड वाले भी इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहीं से आपके प्रश्न बन रहे हैं। मैंने कहा ना कि भारतवर्ष की समस्त परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन है, और किताबों के लिए हिंदी बुकशाला चैनल आपको देखना है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है। कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती है। यथार्थवादी चित्रण यथार्थ के मात्र नकल है। कला के अभिप्राय, संदेश, सार तत्व व शिल्प रूप में बदलाव होता रहता है। ऑप्शन सी। यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है, यह उपयुक्त नहीं है। यह कथन मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त नहीं है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। एंजल्स है ये। साम्यवाद और मार्क्सवाद एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, जिसे ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी सुना दे रही हूँ, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद कहा जाता है। मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक निम्न हैं: लुकाच, लेनिन, माओ त्से तुंग, ग्रामशी, कॉर्डवेल, जॉर्ज थॉम्सन, बेंजामिन गोल्डमैन, एडार्नो आदि हैं। यथार्थवाद और मार्क्सवादी आलोचना के संबंध और साहित्य में यथार्थ चित्रण के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की समझ के लिए एंगल्स का यह कथन उल्लेखनीय है कि मैं इस बात के लिए आपको दोष नहीं दे रहा कि आपने विशुद्ध समाजवादी उपन्यास नहीं लिखा। मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है। मैं जिस यथार्थवाद की बात कर रहा हूँ वह लेखक के विचारों के बावजूद भी कृति में आ सकता है। लेखक के ये विचार जितने ही अप्रकट रहें उतना ही कलाकृति के लिए अच्छा होगा। इससे मैं यथार्थवाद की बड़ी भारी विजय मानता हूँ। तो ये कथन सही नहीं है कि यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है, ठीक है। इनकी जो एंजल्स की बात है, इससे ये स्पष्ट होता है कि तीसरे नंबर वाला ऑप्शन गलत है। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में पूछा हुआ है। तो आरपीएससी वालों सावधान हो जाओ, आपके पेपर का लेवल क्या बहुत टफ होने वाला है, और होता ही है भाई। आरपीएससी के पेपर का लेवल एक अच्छा लेवल सेट करता है बाकी भारतवर्ष के राज्यों के पेपर के हिसाब से। आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड भी आपके बाकी राज्यों के पीजीटी की अपेक्षा टफ होता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन भाई जो यथार्थ है उससे परिचित कराना मेरी ड्यूटी है, तो आपको बता रही हूँ ताकि आप और ध्यान से पढ़ें, ठीक है। जो कमियाँ या जो चीज़ें छूट गई इस बार अभी तैयारी में, क्योंकि बहुत सारी किताबें हमने पढ़ ली, बहुत सारी कविताएं पढ़ी, बहुत सारे पुराने पेपर सेट करे, बहुत प्रमाणिक किताबें हमने पढ़ी हैं, तो टाइम लगता है चीज़ों को। पूरी बुक पढ़ाना एक छोटा काम नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो टारगेट रहता है, जिसके मैंने कमिटमेंट किया है कि बुक पूरी करवाऊँगी, वो लगभग मैं करवाती हूँ। हाँ, कुछ कभी कभी कुछ व्यवधान आ जाते हैं जो कि नहीं आने चाहिए, बस थोड़ा सा फिर भी
जब भी आपकी कोई परीक्षा निकट आती है और जैसे ही आपके कमेंट, तो फिर भी मुझे लगता है कि यार नहीं, थोड़ा और करना चाहिए। खैर, इसको और आगे बहुत अच्छा करेंगे, आशा करती हूँ और पूरी उम्मीद है मुझे कि आप जितने भी लोग पढ़ रहे हैं नियमित रूप से, सभी लोग सफल होंगे। लेकिन फिर भी यदि इसके बाद कोई और उच्च स्तर का पेपर आप देना चाहें, उच्च स्तर की परीक्षा दें, ये आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है। अगर किन्हीं कारणों से सफल नहीं होते हैं तो निराश नहीं होना है, हम पुनः एक साथ बेहतर प्रयास करेंगे। जो कुछ कमियां रह गई हैं वो आगे नहीं रहेंगे। और हाँ, अगर एक लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उससे ऊंचाइयों पे जाने के लिए फिर हम मिलेंगे। और बाकी हिंदी बुकशाला चैनल तो आप जीवन भर के लिए उसे सब्सक्राइब करके रखें और उससे हमेशा जुड़े रहें, ठीक है। साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत क्या है, यानी मार्क्सवादी सिद्धांत की धारणा से कौन सी चीज मिलती नहीं है। अभी जो मैंने 66 नंबर का प्रश्न करवाया और ये 67 नंबर का प्रश्न है, इससे आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अब जो रचनाकार के नाम रटने से काम चलने वाला नहीं है। आपको जो धारणा आप पढ़ रहे हो, जो वाद आप पढ़ रहे हो, उसकी अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मार्क्सवाद क्या है पूरा डिटेल में, मतलब मार्क्सवाद क्या है ये तो सबको पता है, उसमें क्या होना संभव है और क्या चीज़ उसके विचारधारा के अनुसार असंगत है। ये जब आप समझ पाओगे ना, बिल्कुल आत्मसात कर लोगे, तब आप इस प्रश्न पत्र के उत्तर दे पाओगे। क्योंकि रटे रटाए ढर्रे से आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवाद क्या कहता है? साहित्य वर्गों के बीच विचारधारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल सही बात है। साहित्य श्रमिक वर्ग व जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान कर सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शिक्षा से ज़्यादा योगदान कोई नहीं दे सकता विकास में। साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है तो उसकी जड़ें भी खोद सकता है। क्योंकि साहित्य शोषकों की दृष्टि शक्ति को मजबूत क्यों बना रहा है? क्योंकि अमीर लोग पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जब गरीब लोग साहित्य पढ़ लेंगे और बुक्स पढ़ लेंगे तो क्या होगा? इन्हीं जो शोषक वर्ग है, जमींदार वर्ग है, इसकी जड़ें भी खोद सकते हैं वो। और भीमराव अम्बेडकर ने ये कार्य बहुत बखूबी किया है। आगे लिखा है, वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसको तो पढ़ के भी पता चला। वर्ग अचल और अपरिवर्तनशील होते हैं? नहीं भाई, वर्ग बदल जाते हैं, वर्ग बदल जाते हैं। आज हम पढ़ लिख के नौकरी कर लें तो हम सामान्य वर्ग में आ जाएंगे, निम्न वर्ग में हैं, कुछ भी नहीं है लेकिन नौकरी लगे। लेकिन किसी भी तरीके से ये किरण बहुत ज़्यादा पैसा हमने कमा लिया, अनाप शनाप। कुछ लोग होते हैं जो उसकी वैल्यू समझते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं, अनाप शनाप तरीक़ों से, उल्टे सीधे तरीक़ों से जब शक्ति संचय करने के लिए, दिखावे के लिए, प्रभुत्व संपन्न करने के लिए पैसा कमा लेते हैं तो वर्ग बदल जाता है। जो आप शोषित थे ना बचपन में, अब आप दूसरों का खून चूसने वाले बन जाते हो। क्योंकि जो गलत तरीके से पैसा कमाते हो तो किसी ना किसी को तो दुखी कर रहे हो, किसी का तो मजदूर वर्ग का खून चूस रहे हो ना। फैक्ट्री के मालिक बन गए तो भूल जाते हैं कि कभी हम भी मजदूर थे। तो ये पर बदल भी जाता है। ये सामान्य उदाहरण से समझें तो हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, मजदूरों के बच्चे भी पढ़ के IAS बन जाते हैं, तो क्या होता है? उनका वर्ग बदल जाता है। इससे सामान्य क्या बताऊँगी मैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जब मैंने कल आपको चीज़ें क्लियर करी थी, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये सब पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो और बाकी तो ये चीज़ें क्लियर हमें पढ़नी ही पड़ेंगी, तब पढ़ेंगे। और बहुत से विद्यार्थी इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो हो सकता है तब तक हम पढ़ भी लें। अब ये RPSC के पेपर के लगातार प्रश्न मिलेंगे। इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? उत्तर, आधुनिकता। उपयुक्त कथन साहित्य शास्त्र के उत्तर आधुनिकतावाद आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है। उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। इस अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई। इस अवधारणा की उत्पत्ति साम्राज्यवादी देश अमेरिका व यूरोप में हुई। जैसे आधुनिकतावाद पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न हुआ था, वैसे ही उत्तर आधुनिकवाद उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था से उपजा है। जहां पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में औद्योगिकरण और उत्पादन थे, वहीं उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में प्रौद्योगिकी और उपभोगवाद है।
उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है। साहित्य क्या दृढ़ता के साथ स्थापन, भूमंडलीकरण शामिल है। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर आधिपत्य भी शामिल है और सूचना का साम्राज्यवाद भी शामिल है। साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन यह शामिल नहीं है। व्याख्या पढ़कर सुनाती हूँ। उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में साहित्य की दृढ़ता के साथ स्थापन शामिल नहीं है। ठीक है। ज्यां फ्रांकोइस लियोतार को उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। लियोतार ने लिखा है कि ज्ञान की अवस्था बदल जाती है जब समाज उत्तर औद्योगिक युग में और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। यदि प्रौद्योगिकी के विकास में ज्ञान के स्वरूप, उसके अर्जन और वितरण में आमूलचूल परिवर्तन किया है तो उपभोगवाद ने बाजार को केंद्रित कर दिया है तथा ये दोनों परस्पर संबंध हैं। आज पूरा विश्व एक बाजार बनता जा रहा है तथा यही भूमंडलीकरण है। तो आपको समझ में आ गया कि तीनों चीज़ें उत्तर आधुनिकतावाद की सोच में शामिल हैं। साहित्य की दृढ़ता के साथ स्थापन इससे मैच नहीं कर रहा। उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत क्या है। अब 2-3 प्रश्न मार्क्सवाद से हैं, 2-3 प्रश्न आपके उत्तर आधुनिकतावाद से हैं। ठीक है। फिर विखंडनवाद से 2-3 प्रश्न हैं। इसी तरीके के आपके जितने भी आपका आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में मैटर लगा हुआ है ना, सब उसी तरीके से 2-2, 3-3 प्रश्न सारे टॉपिक से पूछे हैं लगातार। उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत क्या है। संस्कृति व कलाकृतियाँ भी उत्पाद्य हो गई हैं और वैशिष्ट्यता का महत्व कम व संख्या का महत्व अधिक हुआ है। सही है। रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। आजकल तो प्रसार वाली टेक्निक ज़्यादा हो रही है। गुणवत्ता पर तो ध्यान ही किसका है, प्रसार और सफलता पर ध्यान है। शॉर्ट ट्रिक से हर कोई सफल होना चाह रहा है। मतलब ये तो एक ऐसी बात है कि अगर ये चीज़ नहीं भी पढ़ी हो तो इसे आप वैसे भी कर देंगे। आइडियोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा, ये तो बिल्कुल सही बात है ना। आज कौन आदर्शों की बात कर रहा है, सब टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। तो ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, इसे आप वैसे भी कर देंगे। इसके लिए आप उत्तर आधुनिकतावाद को पढ़ें न पढ़ें कर ही देंगे। साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है। सही उत्तर है विखंडनवाद। विखंडनवाद क्या कहता है कि साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। जॉर्ज देरिडा इसके प्रवर्तक हैं। विखंडन के समझने के लिए पाठ को समझना अनिवार्य है। पाठ से तात्पर्य है वह संरचना जो चिन्हों की अर्थगर्भित व्यवस्था से निर्मित होती है। पाठ संरचना मोटे तौर पर 2 होती है, साहित्य पाठ और साहित्यिक पाठ। दोनों प्रकार की रचनाएं अपने अपने पाठ के रूप में अलग और विशिष्ट होती हैं। विखंडन वैचारिक रूप से मानता है कि आलोचना लेखन का एक तरीका है जिससे चीज़ की तलाश नहीं की जाती, बल्कि आलोचना किसी पाठ में अर्थ का निर्माण ही करती है जिससे वह जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आलोचना रचना की तरह रचनात्मकता भी होती है, क्योंकि जिस तरह रचना पाठ में अर्थ का निर्माण करती है उसी तरह आलोचना भी पाठ में अर्थ का निर्माण करती है। अतः रचना और आलोचना दोनों ही किसी पाठ में अर्थ के निर्माण के 2 तरीके हैं, जो न छोटे हैं और न दोनों बड़े हैं, दोनों समान हैं। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं जॉर्ज देरिडा। बस इतना ही पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन था। 20वीं शताब्दी का 7वां दशक। इसमें ऐसा क्या हुआ भाई, देख लेते हैं। विखंडनवाद, ये तो हो गया। विखंडनवाद डिकंस्ट्रक्शन का हिंदी अनुवाद है। ये परिभाषित पद नहीं है, ये निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। विखंडन पाठ पर आधारित अवधारणा है। भाषा में लिखा जा रहा हर पाठ विखंडन होता है। विखंडन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाठ की गहराई अर्थों तक पहुंचा जा सकता है जो गौण बना दिए जाते हैं। विखंडनवाद 1970-80 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में खूब लोकप्रिय हुआ है। प्लेटो के संबंध में असत्य कथन क्या है। अब 2-3 प्रश्न आपके प्लेटो से आएंगे। आरपीएससी वाले तैयार हो जाओ, सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं आपके, है ना। दे प्रश्न और दे प्रश्न। कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, यह जो है गलत है।
ये कहते हैं कि प्लेटो का तो सीधा सा माना था कि अगर आप पर ईश्वर की कृपा है तो आप कविता कर सकते हो। काव्य और नाटक अंत प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल, ये तो ये मानते ही है ना कि वो अपने आप ही होता है। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं, सही बात है। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। ये आदर्शवादी थे। चलो अब इसकी ये सारी बातें सही हैं, प्लेटो आपने पढ़ा होगा। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन देवीय शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेस संज्ञा से अभिहित किया है। प्लेटो का कहना है कि सभी प्रकार के समर्थ कवि अपनी काव्य रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा द्वारा नहीं बल्कि देवीय शक्ति से प्रेरित एवं अभिभूत होकर करते हैं, यानी कवि कर्म किसी वैज्ञानिक पद्धति पर अवलंबित नहीं रहता। प्लेटो के अनुसार कवि में सृजन की क्षमता का प्रादुर्भाव अलौकिक शक्ति के रूप में होता है, कलात्मक सिद्धि के रूप में नहीं। प्लेटो ने नहीं माना है प्लेटो ने नहीं माना है कला में अनुकरण की बात, कलाओं के पारस्परिक संबंधों व वर्गीकरण की बात, कलाओं में आदर्श की, न्याय, सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात, चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग न मानना। प्लेटो ने चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग नहीं माना। ठीक है, कला के अनुकरण की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्या तत्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की है। प्लेटो ने यूनानी शब्द मिमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया है। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्या तत्व रहता है जो हेय है। ठीक है, आदर्श राज्य इनका मुख्य चिंतन का उद्देश्य था और दृष्टिकोण इनका उपयोगितावादी नैतिकवादी था। विधेयात्मक या मानकीय, प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकीय, अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों को जब तक आप व्याख्यायित रूप में न पढ़ें ना तब तक ऐसे शॉर्ट में पढ़ने में कोई मज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए बुक पढ़ा रही हूँ आपको इसलिए बता रही हूँ। बाकी इन चीज़ों को तो ये है कि प्लेटो को बैठ के हम अलग से समझें और उसके बाद जब इसे हल करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन वो तो क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे, अभी तो परीक्षा निकट है, तो केवल इनके ये उत्तर देखते हैं। प्लेटो के विचारों से बेमेल क्या है? तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वस्तु सत्य अमूर्त का ज्ञान प्रसूत मूर्त रूप है। कलाकृति धारणा प्रसूत आभास मात्र है। अमूर्त ज्ञान रूप धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता। ये गलत है क्योंकि ये अंतर होता है। रिपब्लिक जो के 10वें अध्याय में अनुकरण का प्रयोग प्लेटो ने वस्तु जगत के माध्यम से विचार जगत और कला जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए किया है। प्लेटो विचार को सार्वभौम अमूर्त सत्य मानते हैं। उसकी प्रतिकृति एक और अनुकरण मूलक और दूसरी ओर विशिष्ट होने के कारण असत्य होती है। विचार केवल ज्ञान का विषय है जो रूपाकार धारण करने पर अनुकरण का विषय हो सकता है। प्लेटो के अनुसार मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वस्तु सत्य उसका सत्य ज्ञान सत्य और असत्य के बीच है, ज्ञान और धारणा के बीच है, वही अस्तित्व और अभाव के बीच है। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं 6। कौन कौन से? कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत और दृश्य। अब अरस्तु के आएंगे ये 4-5 प्रश्न। ठीक है, काव्य दोषों के 5 आधार माने हैं। असंभव, अयुक्त, अनैतिक, विरुद्ध और शिल्पगत दोष। ये वर्णन है ऊपर के, ये दोष है। मूल नाम अरिस्तोतेतिस था, गुरु का नाम सिकंदर, इनके गुरु का नाम सिकंदर था। बट अरस्तु सिकंदर का गुरु था, सिकंदर इसका गुरु थोड़ी ना था, सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है। प्रमुख देख लेते हैं। पेरिपोए एथिकेस यानी काव्यशास्त्र, काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन। तिखनेस रितोरिकेश भाषा शास्त्र।
वसीयतनामा, दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है कि कला प्रकृति की भावना में तथा कल्पना में अनुकृति नहीं है। ये तो कहते थे कि अनुकृति है, तो पहला ही गलत हो गया, बाकी के देख लेते सही कौन सा है। काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श रूप है। अनुकरण एक सर्जन प्रक्रिया है। अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रेक्षपीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है। ये सब ठीक है, पहला वाला गलत है। देखेंगे हम 79। त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन क्या है। कथानक, चरित्र व विचार अनुकरणीय विषय है। ये उपयुक्त कथन है। अनुपयुक्त देख लेते हैं। त्रासदी के संबंध में दृश्य विधान, पदावली व भाषा परिष्कार अनुकरण के विषय हैं। पदावली, गीत व चरित्र अनुकरण के विषय हैं। भाषा परिष्कार, दृश्य विधान, कथानक अनुकरण के विषय, ये सब अनुपयुक्त है। उपयुक्त है कथानक, चरित्र, विचार अनुकरण के विषय हैं। इनका अनुकरण किया जाना चाहिए। अब ये तो अभी पहले वाले में पढ़ा था, इनका जो व्याख्या है ये नहीं देखेंगे। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन क्या है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई, ये गलत है। अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र के इतर शोध से किया, ये सही बात है। मन की शुद्धि से आत्मा विशद व प्रसन्न होती, यह भी सही है। अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए किया, ये भी सही है। तीसरे नंबर का असंगत है, गलत है। और इसी के साथ कक्षा को समाप्त करेंगे क्योंकि इससे बड़ा वीडियो एक टाइम में अपलोड नहीं हो पाता। पेरी इप्सिस ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो वो लॉन्जाइन्स हैं। अब इनको लॉन्जाइन्स को कल देखेंगे। तो आरपीएससी और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पर ये आज की पूरा टेस्ट पेपर लगभग, और आगे भी सब आरपीएससी 2020 और 20, ये 2021-20 के 2020 वाले पेपर से ही कल आपका होगा। कुछ प्रश्न उसी से हैं, बाकी देखते हैं क्या रहता है। और क्या ही बताऊँ आपको, काफ़ी काव्य शास्त्र का पोर्शन कठिन लगता है, थोड़ा सा भारी भी लगता है। कह रहे यार थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो आप वो बुकशाला वाला देखते रहिएगा। इसके साथ साथ बीच में 2-3 प्रैक्टिस सेट ये देख रहे हैं, बाकी पुराने पेपर आप देखते रहिएगा। और मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।